हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट हो गया होगा। कॉन्सिक्वेंटली हम दो लेक्चर्स जो है वो शुरू करने वाले हैं। एक तो पॉलिटी चल ही रहा है और आज से हम अकाउंट्स भी शुरू करने वाले हैं। मीनवाइल कुछ बच्चों की क्वेरी थी बेटा कि हम मैम आपसे पर्सनलाइज्ड कैसे जुड़ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी क्वेरीज है जो हम ऐसे पब्लिकली कमेंट सेक्शन में नहीं डाल सकते। तो उसके लिए वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड आवर ईमेल, जो कि आप चैनल डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटी पढ़ा था, जिसमें वी हैव सीन कि कैसे ये भारत की जो आजादी का जो संघर्ष था उसने हमारे संविधान बनाने में एक बड़ा योगदान दिया है ना। और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का भी बड़ा योगदान था। ठीक है, पॉजिटिवली नहीं था पर निगेटिवली तो था ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक ये इतना ज्यादा कहे ना कि इतने ज्यादा इन्होंने तकलीफें दे दी लोगों को कि अब लोगों को समझ में आने लगा ये यूनिटी थी ना, वो शायद इनकी वजह से ही आई थी। क्योंकि पहले इनके आने के पहले क्या था ना कि यूनिटी नहीं थी। सब एक एक प्रोविंस थे, राज्य थे, प्रिंसली स्टेट थे, लेकिन एक देश नहीं था। लेकिन जब ये वाला मसला हुआ तो सब ने मिल करके सोचा कि अगर हमें किसी बाहर की हुकूमत को अगर हराना है तो जाहिर सी बात है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, और वही एकता जो थी जिन्होंने एक भारत देश का निर्माण किया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि देखो बेटा, भावनाएं एक तरफ होती है और प्रैक्टिकल एनालिसिस एक तरफ होता है। जब भावनाओं में बह करके आप डंडा उठा सकते हैं, लाठी उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब बात ये होगी कि जब ये लोग चले जाएंगे फिर देश को कैसे चलाया जाए। क्योंकि ये जो जनता थी ना बेटा, एक तो पहली चीज ये कि अंग्रेजों ने हमें खोखला बना दिया था, है ना। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिस्टम था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब ऐसे केस में जहां पे हम एक ऐसी पॉपुलेशन से डील करने वाले थे जो कि इलिटरेट थी, बहुत सारे लोग उसमें इलिटरेट थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे। अब ऐसी जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है वो अपना भला सोच सके, ये खुद में सोचना ही बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात होगी। तो एक ऐसा कानून बनाना था, एक ऐसी व्यवस्था बनानी थी जहां पे उन लोगों का भला हो जो पढ़े लिखे नहीं थे, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो पढ़े लिखे थे, जो सत्ता में थे, वो अपने पावर का मिसयूज ना कर सके, ऐसा कोई एक ग्रंथ बनाना था। और इसकी जो शुरुआत करी, मतलब इसके जो पायनियर लीडर कह सकते हैं, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिन्हें भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से जाना जाता है ना। तो उन्होंने भी देखा था कि उस समय तो क्या है, भारत मतलब आजाद नहीं था, पर जो लोअर क्लासेस हैं, ठीक है, उनके साथ कितना ज्यादा भेदभाव हो रहा है, कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इन सब को उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया था। देखिए, एक होता है कि आपको सिंपैथी होती है किसी से, एक होता है कि आप एम्पैथेटिक होते हो, यानी कि आपने वो सब कुछ खुद पे बर्दाश्त किया हो। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो थे, तो उन्होंने ये चीज खुद पे बर्दाश्त किया था, उन्होंने ये सारा कुछ टॉलरेट किया था। तो वो इस चीज को जानते थे। वो पहली प्रॉब्लम से तो बिल्कुल पता था उनको कि इलिटरेसी है, ये प्रॉब्लम है। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी, जो सत्ता का जो नशा होता है, उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसको भी वो बहुत अच्छे से जानते थे। ठीक है, तो इसीलिए फिर क्या था कि एक डेलिबरेट डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और वहीं पे हमारा नवंबर 1946 में बेटा, नवंबर 1946 में हमारा आया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, अब ये क्या था भाई? तो अब ये था कि भाई एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया जिसमें कि सब लोग मिलेंगे और एक ऐसे डॉक्यूमेंट का निर्माण करेंगे जिसे कि राजा से भी ऊपर, यानी राजा के सर पे ऐसे बिल्कुल ऐसे सर पे रखा जाएगा, जिसको पूजा जाएगा और जिसके हिसाब से पूरा देश है वो उसके हिसाब से चलेगा। तो 1946 नवंबर में हमारा कैबिनेट मिशन आया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी ना, वो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी जो भी हालत हो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जब आप पूरा इतिहास देखोगे तो उसमें देखोगे कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि वो जो लोग थे वो एजुकेटेड थे, है ना। उस समय पे लिटरेसी इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी और लोग काफी एजुकेटेड थे उस समय पे। जो आईएनसी के जो मेंबर्स थे वो काफी एजुकेटेड थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस एजुकेशन की मसाल, उस नॉलेज की मसाल को आगे ले गए और हमें आजादी दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आईएनसी जो है, उन्होंने सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। कब की थी बेटा? तो 1935 में की थी, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो है वो 1935 में हुई थी। वाया किसके थ्रू हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू हुई थी। ठीक है, और ये किसका आइडिया किसका था? ये तो ये आइडिया था बेटा, ये आइडिया ब्रेन चाइल्ड था किसका था? एम एन रॉय का था। एम एन रॉय साहब का ये पूरा आइडिया था। ठीक है, अब ये ब्रिटिशर्स भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारी घटनाएं घटती रही, और घटते घटते ऐसी घटनाएं घटी कि 1940 में ऑगस्ट ऑफर में, इन द ऑगस्ट ऑफर
अगस्त ऑफर में इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, अगस्त ऑफर में इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद जब क्रिप्स प्रपोजल आया 1942 में तो इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था हमारा, इसमें जाहिर सी बात है कि ये आया आपका नवंबर 1946 में आया। इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी बेटा, ये मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीएमपी, ठीक है, सीएमपी इस कैबिनेट मिशन प्लान, समझ जाना। तो सीएमपी जो था उसमें टोटल कितनी स्ट्रेंथ थी, तो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 389 मेंबर्स की, ठीक है, इसमें थी 389 मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी, जिसको दो भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया क्या, 296, ठीक है, 296 जो कि ब्रिटिश इंडिया, जहां जहां पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, क्योंकि बेटा ब्रिटिशर्स पूरे भारत में हुकूमत नहीं कर पाए थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स अभी भी थे, तो जो ब्रिटिश इंडिया थी उसको दिया गया 296 स्टेट्स, और बाकी के जो 93 स्टेट्स हैं बेटा वो दिया गया प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स यानी वो जो राजा महाराजा थे, क्योंकि कहा गया कि जब एक कानून का निर्माण हो रहा है तो उसमें सबकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, है ना, किसी एक तबके को, एक सेक्शन को छोड़ा नहीं जा सकता है, तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखा गया, ठीक है। और उसके बाद हर प्रोविंस, हर प्रिंसली स्टेट को सीट उनके पॉपुलेशन के हिसाब से दिया गया, है ना, कि कितने सीट, अभी भी यही होता है कि कहीं पे भी जो लोकसभा मेंबर्स के सीट्स हैं या जो विधानसभा के सीट्स हैं वो कैसे होते हैं, तो वो एरिया वाइज डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और वहां पे कितने कितने सीट होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई छोटा सा राज्य है, जैसे कि मान लेते हैं मेघालय है, ठीक है, या मिजोरम है, और एक बड़ा राज्य है जैसे कि उत्तर प्रदेश है, तो क्या दोनों में बराबर की सीट आप रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो सीट डिवाइड हुआ वो पहली तो की पॉपुलेशन के हिसाब से दी गई, और दूसरी बात ये थी कि हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सीट्स है उसको डिवाइड किया गया, किसमें डिवाइड किया गया, तो मुस्लिम्स में डिवाइड किया गया, 6 में डिवाइड किया गया, और जनरल में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो कहा गया कि ये जो मुस्लिम 6 और जनरल हैं ये तो वोटिंग के थ्रू आएंगे, ठीक है, ये तो वोटिंग के थ्रू आएंगे, लेकिन ये प्रिंसली स्टेट जो है वो अपने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई राजा महाराजा का एरिया है, अब वो अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा करे, तो इस हिसाब से उन्होंने क्या है कि नॉमिनेट करने की बात की, ठीक है। इलेक्शंस हुए, जैसे इलेक्शंस होते हैं, इसमें भी इलेक्शन कहा गया कि भाई नहीं, अगर किसी को ऐसे ही पकड़ के बिठा दिया जाएगा तो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, है ना। जैसे मैं कहूं कि मैंने एक फरमान लिख दिया कि ये कानून होगा और आपको ये फॉलो करना है, अब वो कानून हो सकता है, यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी बेटा। लॉ में हमने एक ही चीज सीखी कि कानून जो है वो सबको खुश नहीं कर सकता, तो उसी तरह से संविधान था कि संविधान भी अब अगर आप कहोगे कि अगर एक के अधिकारों को बचाया जा रहा है तो हो सकता है दूसरे के प्रिविलेज को कम किया जा रहा है, तो हर कोई उससे खुश नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं वो मानने से इनकार कर देंगे, कहेंगे नहीं भैया हम तो नहीं मानेंगे, हमने तुमको तो नहीं बोला मेरे लिए कानून बना दो। या फिर अगर मैं आपके लिए कानून बना दूं कि नहीं तुम इतने बजे उठोगे, इतने बजे खाओगे, अब तुम कह रहे हो नहीं हम रात में जगे थे, हम तो नहीं उठ पाएंगे इतने बजे, आप कौन है हमारे लिए रूल बनाने वाले। तो जब तक आप मुझे खुद चुनकर नहीं लाओगे कि मेरे लिए कानून बनाओ, जब तक आप मेरे कानून को फॉलो करने के लिए भी बाध्य नहीं हो। तो वही हाल यहाँ पर हुआ, यहाँ पे भी जो लॉ मेकर्स थे, जो लीडर्स थे वहां पर, उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से समझ लिया उन्होंने कि अगर आज हम ये एक दस्तावेज बना भी देंगे तो हो सकता है कल को लोग उसको मानने से मना कर दे, कहे कि हमने तो आपको नहीं बिठाया कुर्सी पे कि आप हमारे लिए कानून बना सकें। तो इसीलिए यहाँ पे वोटिंग कराई गई, ठीक है। इलेक्शंस हुए 1946 में ही इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस हुए उसमें जो सीट्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीते टोटल 208 सीट्स, ठीक है, 296 में 208 सीट्स जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीते। मुस्लिम लीग ने जीते आपके 73 सीट्स, ठीक है, और कुछ निर्दलीय जिनको कहते हैं, ठीक है, स्मॉल इंडिपेंडेंट्स जो थे उन्होंने जीते, स्मॉल इंडिपेंडेंट्स जो थे उन्होंने जीते 15 सीट्स, ठीक है। तो 208 सीट्स मुस्लिम लीग जीती, 73 सीट्स, और स्मॉल इंडिपेंडेंट्स जो थे उन्होंने जीते 15 सीट, ठीक है। और उसके बाद जब है कि जो इनकी पहली मीटिंग हुई, तो जो फर्स्ट मीटिंग है, ये बेटा फैक्चुअल डेटा है, देखो ये मैं आपको बिल्कुल क्रिस्प करके पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है, तो इसमें से कुछ भी छोड़ने का मत सोचना, जो भी मतलब जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट था, मतलब जो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है उसको मैं पहले ही हटा दे रही हूँ, जो थोड़ा थ्योरी बहुत ज्यादा है वो हटा दे रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ। तो इसमें भी और इसका भी क्रिस्प नोट निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग है आपकी, फर्स्ट मीटिंग हुई कब, दिसंबर 9 1946 को, ठीक है, जिसमें कि टोटल 211 मेंबर्स थे, 211 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की। ये जो मुस्लिम लीग थी ना बेटा वो पूरा इन्होंने बॉयकॉट किया, ठीक है, उनके इंटरनल रीजंस रहे, पर जो मुस्लिम लीग थी दे बॉयकॉटेड, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि मुस्लिम लीग जो थी हमारी उन्होंने क्या किया भाई, बॉयकॉट किया, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे बेटा, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इन्होंने कहा, अब जाहिर सी बात है भाई तुम राजा हो, भले ही छोटे उसके कहते हैं ना कि बड़े कंपनी में नौकर होने से अच्छा है कि छोटे कंपनी के मालिक बनो, तो ये जो राजा वाली मेंटालिटी थी, ये राजा वाली मेंटालिटी शुरू से ही चलती आ रही थी। तो ये प्रिंसली स्टेट्स ने भी यही सोचा कि हम भी राजा है भाई, भले हमारा रियासत जो है वो 2 गली मोहल्ले बराबर है,
ठीक है, पूरे भारत के सामने तो गली मोहल्ले बराबर ही था। तो भले हमारी रियासत गली मोहल्ले बराबर है, लेकिन फिर भी है तो हम राजा ही, और हम राजा है तो हम किसी के अंडर क्यों आए, हम किसी का कानून क्यों माने, हमने जो कह दिया वो कानून है और हम किसी का भी कानून नहीं मानेंगे। तो प्रिंसली स्टेट्स ने भी इससे अपने हाथ दूर रखे कि भाई हमें नहीं करना। ठीक है, बाद में भले मतलब बाद में तो आए ही, तो उन्हीं का नुकसान था। पर क्या होता है ना कि बेटा, जब आपको एक बड़े जनता के बारे में सोचना होता है ना, उसके लिए आपको चाहिए होता है दिमाग। ठीक है, और आपको अपना जो पर्सनल लालच है या फिर आपका पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं साइड में रखना होता है, क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचेगा कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट सर्व हो जाए। तो पर्सनल इंटरेस्ट जो हमारे जो बहुत ज्यादा एकदम हाई लेवल पे पर्सनल इंटरेस्ट है ना, जो हमारे आप कह लो कि डिजायर है, तो वो डिजायर जो है वो कहीं ना कहीं किसी के राइट्स का हनन करके ही आ रहा है। ठीक है, तो राजाओं का भी यही था कि भाई कह दिया जो। अब कभी कभी ऐसा होता था कि राजा बहुत समझदार हुआ करते थे, तो वेल एंड गुड, बल्ले बल्ले। लेकिन जब राजा बेवकूफ आ जाए तो उस केस में क्या होता था, जनता उसका भुगतान भुगतती थी। तो ये राजा जो थे, इन्होंने राजा बाबू ने सोचा कि भाई राजा बाबू तो राजा बाबू है और वो किसी संविधान के अंदर नहीं आएंगे, संविधान के गुलाम नहीं बनेंगे, और इन्होंने अपने हाथ जो है वो दूर से बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि ये तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ये पहली मीटिंग यहाँ पर हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका जून 3, ठीक है, जून 3 1947 में माउंट बैटन प्लान आया। माउंट बैटन प्लान आया, ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन तो लास्ट वाइसरॉय थे। ये माउंट बैटन प्लान आया, और ये माउंट बैटन प्लान को जो है उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ने फिर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनको भी समझ में आया कि अकेले तो भाई हम बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं बड़े गुट में जुड़ना समझदारी वाली बात है। ठीक, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इन्होंने अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना क्या इतना मुश्किल काम था? तो वैसे बेटा, अगर आपको इसका डिटेल मतलब बहुत ज्यादा डिटेल जानना है कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो ऐसे बहुत सारी सीरीज पड़ी हुई है, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, बहुत सारी सीरीज है जिसमें कि क्या डिस्कशन हो रहे, बहुत सारी मूवीज भी इस पे बनी है कि कैसे डिस्कशन हो रहे थे। तो ऐसा होता था कि हर एक टॉपिक पे, ठीक है, पहले तो डिफरेंट टॉपिक बनाए गए कि क्या क्या जरूरी है, क्योंकि कानून बहुत सारा है, हर कानून को तो संविधान में नहीं डाल दोगे ना, ऐसे ही बेचारा सबसे लंबा संविधान है और लंबा हो जाएगा, तो हर चीज को तो संविधान में नहीं डाला जा सकता। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया कि भाई पहले हेडिंग्स बनाए गए, हेडिंग सब हेडिंग्स बनाए गए, और हर बात पे डिटेल डिस्कशन होता था कि ये, और दिनों दिनों तक डिस्कशन चलता था। हर कोई अपना जो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल आउटपुट है वो वहां पे लगाते थे, और फिर जो सबकी सहमति से होता था वो चीज वहां पे लिखी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ डिस्कशन होता था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी, लिख देती हूं मैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी, उन्होंने पहला तो क्या है कि हमारा संविधान को ड्राफ्ट करना शुरू किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना शुरू किया। इसके अलावा हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। बेटा कब अडॉप्ट किया, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है ना। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। और पता है क्या बेटा, कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना, तो ये सिर्फ आपको इसी एग्जाम में काम नहीं आएगा, ये हर एग्जाम के लिए उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो तो हर एग्जाम के लिए आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो पढ़ लो, बट हर एग्जाम में अलग अलग पढ़ने की तो जरूरत है नहीं, तो मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी कवर हो जाएंगी इससे। ठीक है, तो ये जो है 22 जुलाई को 1947 को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग था वो हमने अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसी दिन हमने नेशनल एंथम भी किया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, फ्लैग और ये नहीं कि सब एक ही दिन हुआ है, नहीं। तो नेशनल एंथम जो है हमारा, वो भी हमने 24 जनवरी 1950 को ही अपना अडॉप्ट किया है। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को ही हमारे पहले प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, तो अब आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी पे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये क्या करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो देखिए क्या है कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उन्होंने बहुत सारी कमेटी बनाई। ठीक है, जैसे कि हाउस कमेटी बनाई, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी बनाई, ऐसे बहुत सारी कमेटी बनाई जो अलग अलग पहलुओं पे डील कर रहा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि लिखना था, संविधान को लिखना था, और बड़े ही खूबसूरत लैंग्वेज में लिखना था। इतना सुंदर लैंग्वेज लिखना था कि एक तो पढ़े लिखो वाला भी लगे, और दूसरा कुछ भी चीज छूट ना जाए, बिल्कुल क्रिस्प, है ना। जैसे कि देखते हो कि आप भी, मैराथन क्या होता है बेटा, अब डिटेल लेक्चर और मैराथन में क्या फर्क है, कि क्रिस्प होता है ना, क्रिस्प चीजें। तो संविधान को भी वैसे ही लिखना था कि हर कुछ आ भी जाए और क्रिस्प भी हो। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का एक बहुत बड़ा रोल हो गया था। ठीक है, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब आई बेटा, तो 29 अगस्त 1947 को हमारी ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बन के तैयार हो गई, और इनका काम क्या था, संविधान को ड्राफ्ट करने का इनका काम था। ठीक है, अब इस कमेटी में 7 मेंबर थे।
आप चाहो तो आप इसको लिख लो, पॉज कर करके लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पहले जो चेयरमैन थे, ये तो ध्यान ही रखना, ये तो ध्यान ही रखना, चेयरमैन थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर थे। उनके साथ कौन कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है। उसके अलावा के एम मुंशी थे। के एम मुंशी साहब बहुत, मतलब जब आप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हो ना, मतलब जो लॉ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्होंने तो अपने कोर्स में पढ़ा होगा, तो के एम मुंशी साहब के जो इंटरप्रिटेशन थे वो बहुत बहुत फेमस थे, ठीक है। तो के एम मुंशी साहब थे, टी टी कृष्णमाचारी साहब थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला साहब थे, एन माधव राव और अलदी कृष्ण स्वामी अय्यर। इतने लोग 7 मेंबर कमेटी ये बनी थी। तो ये तो ध्यान ही रखना कि 7 मेंबर कमेटी थी। नाम याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, चेयरमैन का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और जो पहला ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, अब ड्राफ्ट क्या होता है, तो ड्राफ्ट होता है बेटा रफ आइडिया, ठीक है। मतलब कि जब आपने कुछ बनाया, जैसे हम लोग ही कुछ बनाते हैं, ठीक है, केस फाइल बनाते हैं, तो केस फाइल बनाते हैं तो पहले हम रफ उसका लिखते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ड्राफ्ट करते हैं, तो वो हमारे पहली ड्राफ्ट कॉपी होती है। फिर उसको हम थोड़ा उसमें और डिटेल, फिर उसको पढ़ते हैं, लगता है कि नहीं कुछ तो मिसिंग है, तो फिर उसको और ड्राफ्ट उसमें इंक्लूड करते हैं जब तक कि फाइनल कॉपी ना बन जाए। तो फर्स्ट ड्राफ्ट इसकी कब आई, तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो थी वो आई फरवरी 1948 में, ठीक है। आफ्टर डिलिबरेट डिस्कशंस एंड ऑल, फर्स्ट ड्राफ्ट आपकी फरवरी 1948 में आ गई, ठीक है। यानी कि 8 महीने लगे। उसके बाद फिर डिस्कशन होने लगा, और डिस्कशन करने लगे कि ये छूट गया है, ऐसा हो गया है, ऐसे करके सब लोग बहुत इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे लोग थे, लॉयर्स बैरिस्टर्स थे, तो बहुत सारा डिस्कशन किया। और इसका जो सेकंड ड्राफ्ट था बेटा, वो सेकंड ड्राफ्ट आपका आया कब, अक्टूबर 1948 में, ठीक है। अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा, और उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट आपका हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जब फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एकदम बिल्कुल तैयार हो गया, कब भाई, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। तो ये चीज हमने अडॉप्ट कर लिया, और इन्फोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, जिसकी आप सबको पता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेटा 22 कमिटीज थी, ठीक है। ये थोड़ा फैक्चुअल डेटा है, अगर इस एग्जाम में नहीं भी काम आया तो कोई भी एग्जाम आप जब देते हो उसमें पॉलिटी आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वन लाइनर्स। चलिए, तो अब कौन कौन से चेयरमैन थे मेजर कमिटी के, उसकी भी एक डिटेल में आपको बता दूं, ठीक है। तो चलो बता देती हूँ। तो हमारी जो मेजर कमिटीज थी बेटा, यहाँ पे कमिटी के नाम लिख देती हूँ मैं, और यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब के नाम लिख देती हूँ, ठीक है। तो पहला तो आपको समझ में आ ही गया, पहला था क्या, ड्राफ्टिंग, और कमेटी का सी लिख दूंगी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, बी आर अम्बेडकर साहब थे, ये तो आपको पता है ना, लॉयर भी थे बाय प्रोफेशन, वैसे तो मोस्ट ऑफ द लॉयर ही थे, पर मतलब इनको अच्छा खासा लॉ का नॉलेज था, तो सबने कहा कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो तो आपको ही होना चाहिए। दूसरे थे बेटा यूनियन पावर कमेटी, और इसके चेयरमैन कौन थे, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, ठीक है, हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, ठीक है। उसके बाद था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि आयरन जैसा मजबूत जोड़ उन्होंने ही भारत को एकजुट करने में, प्रिंसली स्टेट्स को मनाने में, इन सब में बहुत बड़ा उनका रोल था, ठीक है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो यहाँ पे थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, ठीक है। उसके बाद और कौन है भाई, तो आपके स्टेट्स कमेटी के भी मेंबर, स्टेट्स कमेटी के भी चेयरमैन कौन थे, तो नेहरू साहब थे, ठीक है। फिर फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस, पैसा तो बहुत जरूरी है, तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी था हमारा, ठीक है। मेजर बता रही हूं मैं, सारे कवर नहीं कर रही हूं, 22 कवर करूंगी तो इस पूरा सेशन इसी में खत्म हो जाएगा। तो इसके 2 मेंबर्स थे बेटा, एक तो नेहरू साहब थे और एक थे हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है। नेहरू साहब और राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो राजेंद्र प्रसाद साहब यहाँ पे इसके चेयरमैन थे, ठीक है। तो इतना सा आपको जानना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब ये जो चीजें थी ना, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, देखो हर जगह जहां पे कुछ अच्छा होता है वहां पे थोड़ा बुरा भी होता है, कुछ ना कुछ लोग बुराई निकालने वाले तो आ ही जाते हैं, हमारे संविधान में भी निकालने आ गए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि बेटा कोई कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर कुछ क्रिटिक थे, और क्रिटिक मतलब हेल्दी क्रिटिसिज्म इज गुड, अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं और उसका क्रिटिसिज्म है तो ये अच्छी बात है। तो क्रिटिक के व्यू क्या थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के, क्रिटिक्स के क्या व्यू थे, तो पहला तो उनका कहना था कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ही नहीं भाई, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से थोड़ा ना वोट हुआ था,
वोट हुआ था लेकिन उनके अपने मेथड से हुआ था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से नहीं हुआ था, तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है ऐसा क्रिटिक्स का मानना था। ये मत कह देना कि नहीं है, लोग मानते हैं कि था लेकिन क्रिटिक्स कहते थे कि नहीं था, ठीक है। उनके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये सोवरेन बॉडी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अंदर काम कर रहा था, है ना, अंग्रेजों से उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, तो जाहिर सी बात है कि ये सोवरेन बॉडी नहीं था, ऐसा उनका कहना है क्रिटिक्स का, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, ठीक है, उसके बाद उनका जो एक ग्रैनविल ऑस्टिन है, ठीक है, वेरी फेमस क्रिटिक, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो इसमें इनका नाम बड़ा फेमस है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या है भाई, तो वन पार्टी बॉडी है, ठीक है, वन पार्टी बॉडी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का ही पूरा बोलबाला है और कोई तो है ही नहीं, और किसी का इंटरेस्ट सर्व भी नहीं हो रहा है, तो एक आइडियोलॉजी से बहती हुई ये धारा है, ठीक है, तो ये इनका कहना था, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि हिंदू बॉडी है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बाकी जो रिलीजन्स है उनको तो इतना ज्यादा मान सम्मान दिया ही नहीं गया, बट ऐसा नहीं था बेटा। सेक्युलर जब जहां बात की गई कि भाई हमारा मतलब भले सेक्युलर वर्ड बाद में ऐड हुआ हमारे प्रियम्बल में, लेकिन जो सेक्युलर के प्रोविजंस थे वो तो पहले से थे ना, कि भाई जो आपके आर्टिकल 25 है, ठीक है, 25 से लेकर 30 तक जितना भी है, तो उसमें तो सब कुछ है ना, मतलब सेक्युलरिज्म तो पहले से ही प्रमोट हो रहा है। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ऐसा बताया है, ठीक है। तो चलिए सारे डेट्स वगैरह तो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके डेट्स क्या क्या है ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि जून 3 है जो माउंटबेटन प्लान आया है ना, फिर आपका ये कैबिनेट मिशन प्लान बना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मुझे लगता है कि क्लियर होगी। चलिए अब अगला टॉपिक आते हैं। अगला टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज द प्रियम्बल ऑफ द इंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो बच्चे न्यू हैं या फिर जिनको प्रियम्बल के बारे में नहीं पता या इतने डिटेल में नहीं पढ़े हैं, उनको मैं थोड़ा सा प्रियम्बल के बारे में समझा देती हूँ। प्रियम्बल मतलब आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। क्या है प्रियम्बल, चलिए जानते हैं। तो देखो प्रियम्बल क्या है ना बेटा, ये एक गाइडलाइन है, ठीक है, कि भाई हमारे संविधान में क्या लिखा है। मान लेते हैं कोई कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ ऐसा कि समझने में दिक्कत हो रही है, तो प्रियम्बल के रेफरेंस से समझा जाएगा क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ये सवाल पहले बहुत इंपॉर्टेंटली आया कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो कहा गया कि भाई नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, पहले कहा गया था। लेकिन फिर केशवानंदन भारती केस में फिर कहा गया कि नहीं भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। तो प्रियम्बल को लेकर के बहुत इधर उधर बिल्कुल भसड़ मची कि भाई क्या ये हिस्सा है, क्या जस्टिशिएबल है कोर्ट में, क्या कोर्ट में इससे सवाल किया, मतलब इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो बेटा कहा गया कि हाँ ये प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा है, एक अटूट हिस्सा है, ठीक है, लेकिन आप इसके बेसिस पे जा करके कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो। ये चीज कहा गया यहाँ पे प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं। तो प्रियम्बल जो है बेटा वो क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जैसे कि डिस्प्ले वो होता है ना, इंडेक्स पेज होता है ना आपका, जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो उसका इंडेक्स पेज होता है, तो आपको पता होता है कि पूरे किताब में क्या है ना। जब आप किताब खरीदने जाते हो तो आप देखते हो कि भाई ये क्या पूरा किताब पढ़ने बैठ जाते हो, नहीं, सिर्फ इंडेक्स देखते हो कि भाई चैप्टर वाइज बाइफर्केशन है कि नहीं है। तो वही चीज कहा गया कि दिस प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है बेटा। This was termed as the introductory statement to the very lengthy constitution, ठीक है। अब ये इसका जो मतलब ये सोर्स है जहां से हम ये अथॉरिटी, क्योंकि देखो जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो ऐसे जब पढ़ोगे और उसके बाद आप कहोगे कि जब लास्ट में जब प्रियम्बल का आखिरी पार्ट पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि ऑन दिस 26th डे ऑफ, लिखा है, डेट लिखा है, ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर वी हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, तो लोग है सोर्स ऑफ पावर। ये संविधान कोई किसी ने हमारे सर पे लाके नहीं रख दिया, इसका पावर सोर्स क्या है, हम खुद ये शपथ ले रहे हैं कि इस दिन हम अपने संविधान को एडॉप्ट कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं और खुद को दे रहे हैं ये संविधान। तो ये क्या बताता है बेटा, सोर्स ऑफ पावर बताता है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रियम्बल जो है आपका 1947 में मतलब कि बनाया गया था, ठीक है, पर इसको अडॉप्ट किया गया 1949, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो जब आप पूरा प्रियम्बल ऐसे मैं कहूंगी कि आप याद कर लीजिए, तो जो है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक एक वर्ड पढ़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है लास्ट में, क्या है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 वी हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो आपको समझ में आ गया।
हम्म हम्म। अब ये प्रियम्बल का स्टार्टिंग कहां से हुआ, मतलब कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा जानो, ठीक है। मैंने बोला ना फंडामेंटल ड्यूटी तक आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद तो बिल्कुल एकदम फटाफट से आर्टिकल पढ़ने, लेकिन अभी आपको क्या है कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो प्रियम्बल कहां है बेटा, प्रियम्बल कहां से आया, तो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात हुई थी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई थी, जो कि आया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसमें 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आया था, और वहीं से प्रियम्बल की शुरुआत हुई, ठीक है। ये हमारे लाइफ का, हमारे जिंदगी का, मतलब जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है ना, उसको ये पूरे अच्छे से बताता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या टर्म्स यूज किए हैं बेटा, इसमें यूज किया है जस्टिस, इसमें यूज किया है लिबर्टी, इसमें यूज किया है इक्वालिटी। तो वो सारी चीजें क्या बता रहा है, वो सारी चीजें बता रहा है कि भाई हम जो ये मतलब इतना ना हमने गुलामी की जंजीरें झेल ली ना, कि अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई थी, हमारा फ्रीडम इंपॉर्टेंट था, हमारी लिबर्टी इंपॉर्टेंट थी, और ये सारी चीजें प्रियम्बल में बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट की गई है, ठीक है। तो ये कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो, एक मिनट, तो प्रियम्बल जो है वो हमारा इनैक्ट हुआ, ठीक है। अब इसमें ये क्या है कि लाइफ के प्रिंसिपल से डील करता है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत लैंडमार्क केस आया बेटा, जिसका नाम था बेरूबरी केस, ठीक है, बेरूबरी केस था। मतलब जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, जो नहीं है नॉन लॉ बैकग्राउंड के हैं तो उनको बस नाम याद रखने की जरूरत है कि बेरूबरी केस आया था। और उस बेरूबरी केस में ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात कह दी गई। अगर प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो फिर किसको दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लिखा है वी हेयर बाई इनैक्ट अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स, किसको दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ही पूरा खारिज कर दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ही साइड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर कहा गया, फिर एक केस, एक लैंडमार्क केस आया जिसका नाम था केशवानंदन भारती केस, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट और हर जुडिशरी एस्पिरेंट, मतलब ये तो कहो कि लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो लैंडमार्क जजमेंट था, इसमें कहा गया कि नहीं, हमारा प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, दो इट्स नॉट जस्टिशिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, पर आप ये नहीं कह सकते कि ये भाई संविधान का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है 1973 में ये केस आया था, और ये एक लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पर था, ठीक है। चलिए, तो इनिशियली जो हमारा ये जो प्रियम्बल था ना बेटा, उसमें वर्ड कौन कौन से थे, सोवरेन था, ठीक है, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था, ये 3 वर्ड थे। और ये जो सेक्युलर और सोशलिस्ट था ना, ये पहले नहीं था, ये कहां से आया, 42nd अमेंडमेंट से आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। कौन कौन सा वर्ड आया, तो सेक्युलर आया और सोशलिस्ट आया, ठीक है, सेक्युलर और सोशलिस्ट, यहाँ पर जो 5 वर्ड थे वहां पर ये ऐड हुआ है, ठीक है। और एक और वर्ड ऐड हुआ है, इंटीग्रिटी, ठीक है। चलिए, तो प्रियम्बल एक पेज का है, आपने देखा होगा हर एनसीईआरटी की किताब में आगे में बना रहता है, ठीक है। अब प्रियम्बल जो है वो सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ था, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे चीजें क्या चेंज हुई थी, 3 वर्ड चेंज हुए थे आपके, एक तो सोशलिस्ट सेक्युलर शुरू में, और यूनिटी एंड पहले यूनिटी था, अब यूनिटी एंड इंटेग्रिटी भी आ गया, ठीक है। तो ये 3 चीजें चेंज हुई थी 42nd अमेंडमेंट में। और ये कब हुआ था बेटा, तो ये हुआ था 18 दिसंबर 1976 को, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि इसमें कोई भी चेंजेस प्रियम्बल में नहीं आए। क्यों नहीं आए हैं, कह सकते हो कि भाई इतने सारे 100 चेंजेस आ गए, अब इस यहाँ ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है। तो एक डॉक्ट्रीन है जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूँ, बाद में आएगा, बाद में इसको फिर और अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन होता है बेटा, क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, कहा गया कि संविधान बदलना है चाहे बदल दो। क्यों बदल दो, क्योंकि जमाना आगे बढ़ रहा है और जमाने के हिसाब से हमारी जरूरतें भी आगे बढ़ेंगी, लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ एसेंस है, कुछ उसका जो कहना कि जो बेसिक फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उस बेसिक फैब्रिक को आप चेंज नहीं कर सकते। यही है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, ठीक है। तो ये चीज इस कारण से हमारा जो प्रियम्बल है, और ये भी कहा गया कि आप कुछ चाहो तो एडिशनल ऐड कर दो, आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये सेगमेंट छूट गया है, इसको भी ऐड कर दो, लेकिन हटाने की जरूरत मत करना, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है ना, उसको हटा नहीं सकते आप, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता चला कि कोई पावर में आके, हो सकता है कोई भी ऐसी पार्टी आ जाए जो बहुत मेजोरिटी में है, बिल्कुल सिंगल पार्टी एकदम रूल कर रही है, और वो कहे कि नहीं भैया सारे लॉ हटाओ, सारे रूल हटाओ। तो संविधान ने सोचो कितने दूर से कितनी बातों का ध्यान रखा,
कितने दूर से कितनी सारी बातों का ध्यान रखा संविधान ने कि कोई भी पावरफुल, कितना भी पावरफुल आ जाए, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को, जो जनता को जो अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार को कोई छेड़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात की गई। ठीक है, अब आते हैं सोर्सेस। सोर्सेस कहां से आए? प्रियम्बल के जो वर्ड्स लिखे गए हैं सोर्सेस के, वो कहां से आए हैं? तो जो जस्टिस है, ठीक है, देखो प्रियम्बल में जस्टिस लिखा है, जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कहां से आया बेटा? तो यूएसएसआर से आया है। ठीक है, ये सोर्सेस मैं प्रियम्बल का बता रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं बता रही अभी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी बताऊंगी। उसके बाद फिर आपका जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी है, ये सब वर्ड कहां से आए? तो ये सब आए हैं आपके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आपके लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी वर्ड आए। जो टर्म प्रियम्बल है बेटा, प्रियम्बल ये कहां से आया है? ये आया है आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहीं और से आया, नहीं बेटा, अमेरिकन से आया है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका अब ये जो प्रियम्बल है, इसमें आपका सब कुछ लिखा है। इसमें सोर्स कौन है? तो हम है, वी द पीपल, सोलेमनली रिजॉल्व, है ना। उसके बाद कब ये लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949। तो ये सारा कुछ हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलो एक एक वर्ड करके हम इसको पढ़ते हैं कि ये जो वर्ड है इनके मतलब क्या होते हैं, क्योंकि बेटा यही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे समझ जाओगे ना तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे ना, फटाफट आंसर करोगे। चलिए, तो आते हैं सबसे पहले सोवरेन। क्या होता है सोवरेन? सोवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। What does the word sovereign means? Sovereign means independent authority, यानी कि हमें अपने देश में अपने कानून बनाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, कोई दूसरा आकर के हमारे लिए कानून नहीं बना सकता। और यही तो होता था ना ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कि जो हमने अभी पढ़ा था 1858 में जो क्वींस प्रोक्लेमेशन आया था, वहां पे क्या कहा कि भाई क्वीन विक्टोरिया इज आवर एम्प्रेस। काहे भाई? क्यों क्वीन विक्टोरिया इज आवर एम्प्रेस? क्योंकि उस समय पे हम सोवरेन नहीं थे। तो यहाँ पे पहली बात यही कही गई कि हम क्या है बेटा? सोवरेन है, यानी कि हम एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। हमारा जो मन करेगा, जैसा कानून बनाने का मन करेगा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमें इससे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हाँ, आप इलीगल इमोरल नहीं बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं, दैट इज योर सोवरेन। ठीक है, तो हमारा प्रियम्बल कहता है क्या कि ये जो इंडिया है ये क्या है? सोवरेन नेशन है। ठीक है, और ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए, तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका क्या? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है बेटा? सोशलिस्ट जो है, एक तो प्रियम्बल में तो है ही, और एक और जगह पे बहुत अच्छे से डिफाइंड है, वो है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जिनको नहीं पता है घबराने की कोई जरूरत नहीं, आएंगे हम, उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि कह रहा है कि हमको क्या है कि अपने रिसोर्सेस को बराबर बांटना है। हम एक सोशलिस्ट नेशन है, कैपिटलिस्ट नेशन नहीं है। कैपिटलिस्ट नेशन का मतलब है कि भाई अपने हिसाब से चलते रहो, जिसके पास पैसा है खूब आप फलो फूलो, जिसके पास पैसा नहीं है वो जो करना है करो वाला काम है। ठीक है, तो हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है जो सिर्फ पैसा 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 करते रहे। हमारे लिए क्या है कि हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। हमें हर चीज का ध्यान रखना है कि जो थोड़ा कम प्रिविलेज्ड है उनको भी सारे रिसोर्सेज जाए। ये जितने भी प्रोविजंस है बेटा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो ये क्यों बना गवर्नमेंट हॉस्पिटल? ताकि जो जिनके पास पैसा है वो तो जा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ ऐसे फैसिलिटीज है जो सबके लिए जरूरी है। जैसे एजुकेशन, क्यों है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस? ताकि जो एजुकेशन है, जो लोग तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं पढ़ लें, लेकिन जो नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए, जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए मतलब समानता दी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब सोशलिस्ट दो तरह का होता है बेटा। एक तो सोशलिस्ट जो बेसिकली क्या चलता है कि भाई सारे रिसोर्सेज स्टेट के पास हो और स्टेट अपने हिसाब से बराबरी में बांट दे। और एक होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको गांधीयन सोशलिस्ट कहा जाता है। तो इंडिया जो है बेटा, उसको अगर आपसे अगर डिटेल में, अगर मान लो यूपीएससी का मन आया कि बड़ा डिटेल सवाल आपसे पूछा जाए, तो वो आपसे ज्यादा से ज्यादा यही पूछ पाएगा कि क्या हमारे पास एब्सोल्यूट सोशलिज्म है? तो कहने का मतलब है कि क्या हम एब्सोल्यूट सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं? तो जवाब है, अब सुनने में लगेगा हाँ भाई हम तो करते हैं, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में लिखा है सोशलिस्ट। तो आपको तो लगेगा कि हाँ भाई हम तो सोशलिस्ट कंट्री है। नहीं, हम एब्सोल्यूट सोशलिज्म को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि एब्सोल्यूट सोशलिज्म क्या कहता है? एब्सोल्यूट सोशलिज्म कहता है कि हम सारे रिसोर्सेज सरकार के पास होगी और फिर सरकार सब में बराबरी में बांटेगा। यानी कि 100 रुपए हैं तो सरकार सब में 10 रुपए बांटेगी। दैट इज एब्सोल्यूट सोशलिज्म। पर हम क्या अप्लाई करते हैं? हम बेटा गांधीयन सोशलिज्म अप्लाई करते हैं। अब ये क्या है? गांधीयन सोशलिज्म क्या है? तो हमारा है इक्वालिटी सोशलिज्म, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज।
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हम देते हैं सबको, यानी कि जब आपका ये वैकेंसी आया होगा तो ये नहीं कहा गया होगा कि इस तबके के बच्चे जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा गया है ना। भले स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए किसी को, वो है सोशलिज्म। जो आप लोग कहते हैं ना बड़े अच्छे से, बहुत बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम ये जो आर्टिकल आपका 15 है 16 है, ठीक है, जो कि सर्टेन कैटेगरीज को स्पेशल प्रिविलेज देने की बात करता है, तो ये तो डेरोगेटरी है, ये तो एक राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। तो यहां पे कहा गया है बेटा नहीं बेटा, ये सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा है, ये बता रहा है आपको कि ये हम सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल एंड सोशल बैकग्राउंड। दिस इज व्हाट सोशलिज्म मीन्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला टर्म जो है वो है आपका सेक्युलर। नाउ व्हाट डज द टर्म सेक्युलर मीन? तो सेक्युलर क्या है बेटा? सेक्युलर का मतलब ये होता है कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हम किसी भी रिलीजन को एक बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि नेशनल रिलीजन का कि भाई सब लोग यही फॉलो करेंगे, इन लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिलेगी, ऐसा नहीं करते हैं। हम हर रिलीजन को बराबरी का रिस्पेक्ट देते हैं, बराबरी के सारे अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उनको अपने फेस्टिवल्स मनाने का अधिकार है, उनको मतलब जो भी चीजें एक पर्टिकुलर रिलीजन कोई भी कर सकता है वही चीज दूसरा रिलीजन भी इक्वली कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सोशलिस्ट है। और बहुत सारे रिलीजन से बेटा, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, सबको बराबरी का अधिकार देना, सबको बराबरी का सम्मान देना, यही हमारा संविधान सिखाता है। और यही जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, वो इस चीज को बहुत मेजरली फॉलो भी करते हैं बेटा। कट्टरपंथी वाला जो अप्रोच है ना, वो लोग अपना रहे हैं जिन्हें शायद इसकी नॉलेज नहीं है। जिनको इसकी नॉलेज है वो, क्योंकि जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पता था ये चीज कि हो सकता है कि कल को ये समस्या आए, क्योंकि पहले भी तो थी। पहले भी तो हमारा जो सोसाइटी था वो सर्टेन सेक्शंस में डिवाइडेड था। पहले भी तो जो लोअर क्लास के थे, जो शूद्रास जिनको कहा जाता था, उनको वही डेरोगेटरी बिहेवियर किया जाता था उनके साथ। तो ये चीज वो लोग जानते थे कि कल को जब ये अंग्रेज चले जाएंगे और जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, तो हो सकता है कि एक तबका दूसरे तबके को सप्रेस करने लगे, हो सकता है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को सप्रेस करने लगे। और इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो देश है वो कैसा है, वो है सेक्युलर नेशन। सेक्युलर मतलब कि किसी भी धर्म को इतना ज्यादा वो नहीं दिया जाएगा। और ये कब से आया? 42nd अमेंडमेंट से आया, ठीक है। ये भी कब से आया? 42nd अमेंडमेंट से आया। आप कहोगे कि मैडम 42nd अमेंडमेंट से आया, मतलब हमारे फोर फादर्स की तो ये बात ही नहीं है, ये तो 1976 में आया ना, यानी कि उस समय तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने थोड़े लाया इसको। तो नहीं बेटा, इस वर्ड को लाया गया, इस एक्सप्लिसिट वर्ड को 42nd अमेंडमेंट में लाया गया, लेकिन जो प्रोविजंस थे ना संविधान में वो पहले से ही हैं। उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है कि ये नया कुछ ऐड हो गया, नहीं, ये पहले से था, बस ये वर्ड नहीं यूज किया गया था, वो वर्ड 42nd अमेंडमेंट में आ गया, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये चीज, एक चीज और रखा गया कि ये जो सेक्युलरिज्म टर्म है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कोई हटा नहीं सकता। यानी कि भले आप कितने भी पावरफुल बन जाएं बिल्कुल एकदम, लेकिन अगर संविधानिक, ये देश जब तक संविधानिक होगा, जब तक दिस विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन, द हेड ऑफ द स्टेट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक सेक्युलरिज्म जिंदा रहेगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया सेक्युलर नेशन। अब अगला आते हैं डेमोक्रेटिक। सबको पता है, मुझे तो लगता है ये वाला तो सबको पता होगा। तो डेमोक्रेटिक मतलब कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है वाया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब इस टर्म पे मैं क्यों इतना जोर दे रही हूं? तो देखो बेटा, अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपको अपने जो क्या कहते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, तो वो कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है ना कि मैं किसी सेक्शन को बोलूं कि भाई आपको अपना पहले इनकम वो दिखाना पड़ेगा, अगर आपकी इनकम इतने इतने रुपए से ज्यादा है तो आप वोट दे सकते हो। तो क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं, वो डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अपने 9th-10th की क्लास में पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस, तो पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी क्या है, इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अब आपको लगता है कि अरे एक सिंपल सा डेफिनेशन तो ये फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्म यूज हुआ है जो है पीपल। एक टर्म यूज हुआ है पीपल, और वो पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बाइफिकेशन। आप ये नहीं कह सकते कि पीपल हुज फाइनेंशियल स्टेटस इज गुड, पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली वेरी स्ट्रांग, पीपल हु आर लिटरेट। नो नो नो, एक बेसिक क्राइटेरिया रखा गया, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है वो वोट दे सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर, एजुकेशन लेवल, बी इट एनीथिंग। तो 18 years, a person above 18 years can vote, no matter of which caste, which religion, which educational qualification he belongs to. Why so?
अब 18 साल क्यों रखा गया? क्योंकि ऐसा माना गया कि भाई दिमाग थोड़ा मेच्योर हो जाता है, आप अपना डिसीजन लेने के लिए काबिल हो जाते हो। अब 8 साल रख देते तो बच्चे को क्या पता, उसको तो चॉकलेट देके वोट दिला दिया जाता। तो कहा गया कि भाई एक मेजर डिसीजन है जिसमें कि एक मेंटल प्रूडेंस जरूरी है, तो एडल्ट रखा गया 18 साल। लेकिन 18 साल के ऊपर क्या ये कहा जा सकता है कि भाई नहीं, आप क्या है कि इस क्लास से बिलोंग करते हैं इसीलिए आपको वोट देने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी का रियल जो एसेंस है वो यही है। ठीक है, चलिए, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एलाबोरेटिव ये सब लेक्चर्स है बेटा, क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। जब भी आप यहाँ तक कि जब आप यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन भी उठाओगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी जरूरी होती है। ठीक है, चलिए, रिपब्लिक कहा, क्या कहा गया कि इलेक्टेड हेड होगा, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, ही विल बी एन इलेक्टेड हेड। ठीक है, ही विल बी एन इलेक्टेड हेड, ना कि अ मोनार्क या हेरेडिटरी मोनार्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हेरेडिटरी मोनार्क जो है वो हेड नहीं होगा। जो राजा महाराजा होते थे वो हेरिडिटरी मोनार्क होते थे, तो उस समय पे आप रिपब्लिक नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए, अब आते हैं हम अब जो कुछ टर्म, ये तो हो गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a socialist secular democratic republic, है ना, sovereign socialist secular democratic republic। अब क्या चीजें बात की गई है? अब जब आप प्रियम्बल के आगे के पार्ट्स पढ़ोगे तो वहां पे आएगा बेटा जस्टिस। तो जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है कि कानून की चलेगी भाई, कानून में जो लिखा है उसी हिसाब से जस्टिस देना है। अब कोई व्यक्ति है जो कि किसी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा है तो अपना कानून निकाल नहीं देगा। कानून में लिखा है, आपको रूल रेगुलेशन दिए, इस हिसाब से अपना जस्टिस कर दीजिए। तो रूल ऑफ लॉ कहा गया है कि जस्टिस क्या है? रूल ऑफ लॉ। दूसरा क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, है ना, कि कोई भी आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, इक्वल राइट्स होनी चाहिए, इक्वल फ्रीडम होना चाहिए। और कौन कौन से जस्टिस होने चाहिए? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका लिबर्टी। अगला क्या है? लिबर्टी, छूट होनी चाहिए। किस चीज की छूट होनी चाहिए? देखिए जरा आपके अपने प्रियम्बल में, प्रियम्बल इसीलिए बोलते हो, याद करके रखिए। छूट होनी चाहिए थॉट की, सोचने की छूट होनी चाहिए। अब सोच रहे हो कि भारत, मतलब उस समय पे कितनी बुरी दशा थी, सोच भी नहीं सकते हो कुछ अच्छा, है ना, कुछ ऐसा रिवॉल्यूशनरी अगर है तो सोच भी नहीं सकते हो। अपनी सोच किसी को बताओगे, पता चला अंग्रेज आ गए, बिल्कुल डिस्काउंट, तो सोच भी नहीं सकते। तो थॉट्स की अब आजादी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की आजादी होनी चाहिए, है ना, इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास। एक्सप्रेशन की आजादी होनी चाहिए, बिलीफ की आजादी होनी चाहिए, है ना, हमको जो मानना है हम मान सकते हैं अनलेस वो दूसरे को हार्म नहीं कर रहा है। ठीक है, फेथ की आजादी होनी चाहिए, वर्शिप की आजादी होनी चाहिए, तो इन सब की लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और क्या होनी चाहिए बेटा? इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। किसकी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। बोला था मैंने कि सोशलिस्ट क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी की बराबरी देता है। ठीक है, तो ये भी चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? उसके बाद फ्रैटर्निटी के बारे में बात की गई। ब्रदरहुड होना चाहिए, ये नहीं कि हम एक दूसरे से जलन की भावना रख रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारा, क्योंकि देखो बेटा इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, फ्रैटर्निटी की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई भाई? इतना क्या फ्रैटर्निटी आपको भाईचारा निभाना है? क्योंकि बेटा इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, अब देखो जब एक जैसे लोग होते हैं ना, तो एक जैसे लोग क्या है कि कहीं ना कहीं आपस में भाईचारे से रह लेते हैं। लेकिन जब आप इंडिया की बात करते हो, जब इंडिया के डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो जब आप नॉर्थ में जाओगे तो लोगों का जो अपीयरेंस है, लोगों का जो रहने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पे लोगों का रहने का तरीका वगैरह बिल्कुल अलग है। साउथ में जाओगे तो वहां पे लोगों का रहने का तरीका, खाने का तरीका सब कुछ अलग है। यानी कि ये देश इतना बड़ा है और इतना डाइवर्स है ना, कि यहाँ पे जब तक हम भाईचारे की बात नहीं करते, फ्रैटर्निटी की बात नहीं करते, तब तक इतने डाइवर्स नेशन को जोड़ा नहीं जा सकता, उनको जोड़ करके मिला करके रखा नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पे फ्रैटर्निटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या कहते हैं कि हमें ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, यानी एक दूसरे को, सबको ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे कि ये हमारे अपने फैमिली मेंबर्स हैं, अपने ब्रदर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद कहा गया क्या कि दो चीजों को ध्यान में रखना है। किन दो चीजों को ध्यान में रखना है? तो दो चीजों को ध्यान में रखना है। पहला, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि हर व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है उसको प्रिजर्व करना है, पहली चीज। और दूसरी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि ये नहीं कि देश के कारण आप किसी इंसान के बिल्कुल इज्जत के चीथड़े उड़ा रहे हैं, या फिर आप किसी इंसान के लिए आप पूरे देश के बिल्कुल आप उनके यूनिटी पे वार कर रहे हैं। तो दोनों ही काम नहीं करना है। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये दो चीजों पे ध्यान रखने की बात की गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए, तो अमेंडेबिलिटी क्या है? तो अमेंडेबिलिटी मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, यानी कि प्रियम्बल में क्या है कि आप कुछ ऐड कर सकते हो एक्सेप्शनल चीजें जो आपको लगता है कि कुछ रह गया है आफ्टर डेलिबरेट डिस्कशन के बाद, लेकिन आप कुछ जो बेसिक फैब्रिक है उससे आप कुछ हटा नहीं सकते। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट आपको समझ में आ गया कि 42nd अमेंडमेंट में हमारा 3 वर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और उसके बाद इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है हमारे ऐड हुए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स कब हुआ बेटा? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हुआ है 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसमें टोटल उस समय पे जब इन्फोर्स हुआ था तब थे 395 आर्टिकल्स, ठीक है, 8 स्केड्यूल्स और 22 पार्ट्स। 8 स्केड्यूल, 395 आर्टिकल, 8 स्केड्यूल, 22 पार्ट्स उस समय पे जब ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, ठीक है। अभी 12 स्केड्यूल है, कितने आर्टिकल हैं सब पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगले सेशन में जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें वी विल रीड अबाउट ऑल द स्केड्यूल्स इन डिटेल, ठीक है। और उसके बाद वी विल सी द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, बट मीनवाइल फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। मुझे पता है आप लोग बहुत वेट कर रहे थे इस सेशन का, तो थोड़ा सा क्या है कि ऑफिस में अभी बिजी थे, बट अब छुट्टी हो गई है, तो मैं कोशिश करूंगी कि अब लगातार सेशंस डालूं और जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर दूं। मीनवाइल जो बच्चे हमसे कह रहे थे कि भाई हमारी कुछ प्रॉब्लम है जो कि हम पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यू कैन मेल अस और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करें।